बहुत से धन्यवाद। ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हो? गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिव्य प्रकाश एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी और तैयारी कैसी चल रही है। तो सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए और तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025, तो यानी कि आज से हम लोग इस एग्जाम, ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम को भी फोकस करके हम लोग अब चलना शुरू कर लिए हैं। अभी तक हम लोग एसएससी जीडी को देख रहे थे, अब हम लोग इस यूपी पुलिस कांस्टेबल को। यदि आप सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहां पे जीएस आएगा, जहां पे पॉलिटी आएगी, जहां पे हिस्ट्री आएगी, जहां पे ज्योग्राफी आएगी, जहां पे स्टैटिक जीके आएगा, वो सब में समान रूप से इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। बस यह है कि एसएससी जीडी में निश्चित रूप से वहां यूपी स्पेशल जैसी चीजें तो नहीं आती हैं, लेकिन यहां पे यूपी स्पेशल का भी एक अलग से सेशन होगा, तो इसको आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सर ऐप पर क्लास नहीं है, सर ऐप पर क्लासेस नहीं है, नहीं, सुबह मॉर्निंग में होती है 7 बजे एप्लीकेशन पे क्लास, ध्यान रख लीजिएगा। कल से क्लास यानी कि आज सुबह 7 बजे हुई थी, कहां पे? एप्लीकेशन पे। तो आप लोग सुबह 7 बजे जो लोग जुड़ते होंगे निश्चित रूप से उनको पता होगा, हम लोग पॉलिटी उसमें देख रहे हैं। और जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी में हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके थे, पॉलिटी के प्रश्नों को रखा गया था और ये पॉलिटी भी इसमें भी रखा गया है। तो हम लोग कल से अलग अलग सेक्शन चलेंगे। आज पॉलिटी के इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं, राष्ट्रपति हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज देख रहे थे, तो हम लोग यहां से इसमें भी टॉपिक वाइज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग आंसर करेंगे, ध्यान रखिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अनमोल पाल, संध्या यादव, प्रदीप, राजन कुमार, ट्विंकल चौधरी, गीता राय, आरा बिहार, राधा मिश्रा, रवि कुमार, मनीता, प्रीति, प्रदीप, सबको गुड इवनिंग। जीकेपी, अंकिता, ठीक है, एडमायरिंग, पता नहीं क्या रखे हुए हैं, रवि कुमार, तो प्रीति सागर, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोग की तैयारी बेहतर चली होगी। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। रोज रात 9 बजे, ठीक है। उसके पहले सबसे पहली चीज, यूपी पुलिस 2025 के खिलाफ बहुत जल्द मतलब बस 2-4 दिन में ही आप लोग की वैकेंसी लगभग आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इस एग्जाम को भी फोकस करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपी पुलिस 2025 के लिए सिपाही बैच 2.0 है, तो सभी लोग जुड़ने की कोशिश कीजिएगा बैच से। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा, प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद, ध्यान रखिएगा, प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए, राज्यसभा का उपसभापति, बी, भारत का महान्यायवादी, सी, लोकसभा का अध्यक्ष, एंड डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर फटाफट करना है, कौन होगा राष्ट्रपति, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे, राष्ट्रपति कौन होगा? तो आर्टिकल 65 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 65 है, 65 है, वह प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्या दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और यदि वो भी नहीं रहता है तो जो सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वह पद संभालेगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने एक बार राष्ट्रपति का पद संभाला है, ठीक है, वो मुख्य न्यायाधीश थे। एक बार आंसर करना है, किस वर्ष उन्होंने मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है, एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे, और किस राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग, जीडी के लिए कोई बैच, अच्छा कुछ अपने में ही आप लोग डिस्कशन करें, तो चलिए देखते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इसका आंसर है डी, अर्थात यदि भारत के
भारतीय संविधान का याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद जो 52 है वह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात यह जो पद है वह कभी खाली नहीं रह सकता है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद की बात करता है और यह पद कभी खाली नहीं रह सकता है। और एक बात याद रख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है सबसे मेन उसका कार्य है कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा और शायद उपराष्ट्रपति का पद इसीलिए रखा भी गया है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यदि वह भी नहीं है तो फिर जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वह उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 65 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 65 है वह इससे संबंधित प्रावधान करता है। इसको भी एक बार सभी लोग ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बार सबका कमेंट आना चाहिए, कब बनाए गए थे, कितने दिनों के लिए, ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है, महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप इसका आंसर करेंगे। प्रश्न है, ट्रिब्यूनल यहां पे सही नहीं है, ये सब सारी चीजें ठीक है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि वो सही नहीं रहेगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है, अर्थात कौन है। तो इसका आंसर भी करना है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यों की विधान परिषद, सी राज्यों की विधानसभाएं। और इसका आंसर आपको करना है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और सब लोगों का आंसर, लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर किया है डी, लगभग लोगों ने इसका आंसर किया है डी। एक बार फटाफट सेशन को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी आप लोग शेयर नहीं किए हैं, एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। इसका आंसर है डी, अर्थात राज्यों की विधान परिषद सभाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न यही कह रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में तो भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है। दोनों चीजें हैं, जैसे लोकसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग लेता है। राज्यसभा भी महाभियोग प्रक्रिया और निर्वाचन दोनों में पार्टिसिपेट करता है। राज्यों की जो विधान परिषद है यह निर्वाचन में भाग नहीं लेती है और नहीं महाभियोग प्रक्रिया, निर्वाचन में नहीं और नहीं महाभियोग में, तो ये तो खत्म ही हो गया, दोनों में नहीं। और बचता है राज्यों की विधानसभाएं। तो जब आप राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया की बात करेंगे तो उसमें राज्यों की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है, जबकि राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका आंसर है डी। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपसे एक बार राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया प्रश्न पूछता है अलग अलग, हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रश्नों को देख रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग पॉलिटी से राष्ट्रपति अर्थात संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा, इसको सिर्फ प्रश्न के तौर पे आप लोग नहीं रखिएगा, कोशिश करिएगा इसके माध्यम से रिवीजन हो जाए। जैसे आर्टिकल 61 जान लीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधित जो प्रक्रिया है, इससे संबंधित सारी बातें। तो एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर कर दे रहा हूं ये थोड़ा सा PDF, ठीक है। अब यहां तो सबको दिख रहा होगा। तो चलिए राष्ट्रपति के निर्वाचक की बात कर ले। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, प्रश्न तो यहां से भी पूछता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहां पे एक कंडीशन है, सिर्फ निर्वाचित होगा, निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहां भी निर्वाचित है। और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को अभी मौका मिला नहीं है, तो इसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यदि हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो अनुच्छेद 54 इससे संबंधित प्रावधान करता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 55 है। तो इसको एक बार आप सभी लोग क्लियर रहिएगा। अब हम आते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो कम से कम आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग कम से कम
जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो प्रश्न है उसके माध्यम से हम लोग टॉपिक को भी क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, पहला शब्द तो यही है। जो महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग जो शब्द है वह किसी अन्य पदाधिकारी के लिए संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया गया है। लेकिन जो प्रक्रिया है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने के लिए यूज होता है। इसी संदर्भ में हम कह देते हैं कि यह क्या है, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन संविधान में इस शब्द का जो प्रयोग है मात्र और मात्र राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान का, पहली चीज जाना है अनुच्छेद 61 में, संविधान का अनुच्छेद 61 जानिएगा क्योंकि प्रश्न पूछता है। इसके अलावा याद रख लीजिएगा संविधान में एक ही आधार है, संविधान में राष्ट्रपति को हटाने का एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछा हुआ है संविधान का अतिक्रमण, अर्थात राष्ट्रपति को मात्र और मात्र एक ही आधार पे हम हटा सकते हैं, वो संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन, मात्र एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण एवं संविधान का उल्लंघन। इसी आधार पे, और इस आधार पे यदि महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है तो संसद के किसी भी सदन में, क्या दोस्तों, संसद का के किसी भी सदन में उससे संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके लिए कंडीशन यह है कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। दूसरी जो कंडीशन है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। कितने सदस्यों का? 1/4, उस संकल्प पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद से उस सदन के द्वारा, ध्यान रख लीजिएगा, जिस भी सदन में लाया जाए उस सदन के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से, ध्यान रखिएगा 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन उसको चेक करेगा और फिर भी वह भी अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देगा, तो फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव क्या होगा, पारित हो जाएगा और उसके अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधित प्रावधान और उपराष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधी जो प्रावधान है, जो प्रश्न पूछता है, इसको एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग दिल से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, यदि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? सेम प्रश्न है। देखिए, जब हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रश्नों को देखते हैं तो कई प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। प्रश्न है भारत के, ध्यान रखिएगा, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से, एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है, तो कम से कम आपका यह प्रयास होना चाहिए कि जो प्रश्न सामने आता है, जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न सामने आता है, उसको कभी गलत नहीं करना है। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो अभी हम लोग बात कर ही चुके, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न है, भारत के यदि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना, यानी कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान, मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो उसके पद की रिक्ति को कब तक भर लिया जाना चाहिए, अर्थात चुनाव कराना अनिवार्य है। यूं तो ध्यान रखिएगा, यह पद कभी खाली नहीं रह सकता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति किसी कारण से, राष्ट्रपति की मान लीजिए पद रिक्ति हो जाती है, जैसे मान लो कभी हो सकता है किसी सिचुएशन में, जैसे एक आध बार हुआ है, मृत्यु हो गई या कोई अन्य घटना, किसी भी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनको हटा दिया गया, इन परिस्थितियों में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तो कार्य करेगा, लेकिन कितने दिनों के अंदर उस पर चुनाव हो जाना अनिवार्य है? 90 दिनों, 6 माह, 9 माह और 1 वर्ष, यानी कि कितने दिनों के अंदर अंदर इससे संबंधित चुनाव हो जाना अनिवार्य है? इसका आंसर आपको करना है। तो अनुच्छेद 62 का 1 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 62 है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 62 का जो 1 है, वह कहता है कि पद रिक्ति के, ध्यान रखिएगा, पद रिक्ति के 6 माह के अंदर, क्या दोस्तों, 6 माह के अंदर किसी भी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो कितने दिनों के लिए बात?
चलिए 6 माह के अंदर, तो यहां पे ध्यान रखिएगा 6 महीने की बात की गई है। 6 माह के अंदर पद रिक्ति, तो क्यों? क्योंकि यह पद कभी खाली ही नहीं रह सकता। तो लेकिन इसके लिए भी प्रयोग किया गया है कि मान लीजिए किसी कारण से कोई, किसी की डेथ हो गई या किसी ने अपने व्यक्तिगत कारणों से पद को छोड़ दिया या हटा दिया गया, इन परिस्थितियों में किसी भी तरीके से 6 माह के अंदर चुनाव होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये 6 माह तक पद खाली रहेगा, उस पर उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन, ध्यान रख लीजिएगा, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किया गया है कि यदि कोई एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, या कितनी बार हो सकता है, उससे संबंधित प्रावधान आपको बताना है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है, संविधान में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 57 यह कहता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, और इसके लिए यह नहीं रखा गया है कि दूसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकता है, तीसरी बार नहीं हो सकता है, वह कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अपने पद पर रह सकता है। अर्थात वह कितनी बार, जितनी बार चाहे उतनी बार, मतलब कितनी बार रहे, इसकी कोई कितनी बार रहेगा इसके बारे में कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कितनी बार भी, ठीक है, रह सकता है। क्लियर है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में इसे संबंधित प्रावधान किया गया है। यहां पे आर्टिकल्स ये सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है। अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया। हाँ, अब तक सिर्फ 2 बार भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे हैं लगातार, उसके बाद से कोई ऐसा नहीं रहा कि जो राष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कार्य किया हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे। याद रख लीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे प्रश्न हैं। आज के जो प्रश्न है थोड़ा सा बेहतर है, आप लोग यदि चाहेंगे तो इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यार इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल्स को लिखा है, तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। यदि हम कहेंगे ना, तो अभी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, तो इस संबंध में यदि हम कहेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जो उससे संबंधित प्रावधान है, उससे संबंधित कई बार बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, और बी संसद को, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इस संबंध में भी एक व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, यदि आप अनुच्छेद 71 को, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 71 देखेंगे, अनुच्छेद 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 71 और इसका भी उपखंड 1 देखेंगे तो यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है, तो उसका समाधान कहां होगा? सर्वोच्च न्यायालय में ही उसका समाधान होगा। और सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह अंतिम होगा, उस पर कोई इफबट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 71 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को लेते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम, ध्यान रखिएगा, प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी आवश्यक है? तो हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। उसके बाद से राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने पद से इस्तीफा दे देगा। तो इसका हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 14 दिन पूर्व की बात की गई है। याद रख लीजिएगा, हम लोग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रश्नों को देख रहे हैं। तो हम लोग जब एसएससी जीडी के प्रश्न को देख रहे हैं तो उसमें हम लोग को पॉलिटी का सेशन बाकी था, तो आज, लेकिन आज के जो प्रश्न है
थोड़े से बेहतर हैं और अलग अलग अच्छे एग्जाम से पूछे हुए हैं। तो यदि आपने इन प्रश्नों को ठीक से तैयार कर लिया, यानी कि कंटेंट वाइज ठीक से तैयार कर लिया, तो विश्वास मानिए कोई भी एग्जाम आप देंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के आधार पे राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन कहें, संविधान का अतिक्रमण कहें, यही एक आधार है। तो किसके द्वारा लाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एंड संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो हम लोग अभी बात कर ही चुके हैं। ध्यान रख लीजिएगा, हम लोग जब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखेंगे तो कम से कम एक टॉपिक के अलग अलग प्रश्न रहते हैं। तो कुछ प्रश्न अलग अलग कंटेंट के हिसाब से, थोड़ा बहुत चेंजेस के हिसाब से रिपीट होते रहेंगे, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि हम लोग एक ही टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग प्रश्नों को जब सॉल्व करते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखिएगा, यहां पे एक और काम कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति एक तरफ, उपराष्ट्रपति और दूसरी तरफ राष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधी जो प्रक्रिया है उनको कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन करेंगे तो एक डिफरेंस दिखेगा। जब ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को यदि अपने पद से हटाना है, पद से हटाने संबंधित कोई भी प्रस्ताव होगा, हटाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव होगा तो सर्वप्रथम वो किस में आएगा? राज्यसभा में आएगा। अर्थात उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो सर्वप्रथम राज्यसभा ही वह प्रस्ताव लेकर आएगी। यह एकदम से अनिवार्य है, कंपल्सन है, इसको ध्यान रखिएगा। और यदि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना होगा तो यह संसद का कोई भी सदन ऐसा प्रस्ताव लेकर आ सकता है। तो निश्चित रूप से यह दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आप सभी लोग, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने हैं तो जान ही रहे, इसको कंपेयर करके तैयार कर लीजिएगा, कम से कम कंटेंट हमारा रिच हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के से किसी भी सदन के, संसद के दोनों सदन, यहां पे भी ध्यान रखिएगा दोनों सदनों में से किसी के द्वारा भी आ सकता है। यहां पे भी दोनों सदनों की आवश्यकता है, यहां पे भी दूसरे सदन की सहमति आवश्यक है, लेकिन पहली बार में फर्स्ट इनिशिएशन जो होगा वह राज्यसभा के द्वारा ही लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो याद रखिएगा, बार बार प्रश्न आता है, इसका मतलब कि कम से कम राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको आप लोग एकदम से, या उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको एकदम चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, ठीक है। तो महाभियोग लाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। यही यदि उपराष्ट्रपति के बारे में प्रश्न कहता तो यहां पे क्या हो जाता? यहां पे हो जाता संसद के दोनों सदन, यानी कि कोई भी सदन, ठीक है। संसद का सिर्फ राज्यसभा। प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, आप पढ़ते हैं ना कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, या आप अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 को पढ़ते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह अपने इन कर्तव्यों का जो निर्वहन है वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो राष्ट्रपति की जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति है वह किसके अनुशंसा, अर्थात अनुच्छेद 74 के अधीन है। तो किसके सिफारिश पे? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। किसके अनुशंसा पे? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। अर्थात राष्ट्रपति की जो यह जो शक्ति है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत वह अनुच्छेद 74 से आच्छादित है। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की सहायता से ही यह कार्य करेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति, पुनः अगेन रिपीट हो रहा है प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो सेम वही, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा। ध्यान रख लीजिएगा, यदि हम संविधान के अनुच्छेद 108 की बात करेंगे 108, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 101
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, क्या दोस्तों, संयुक्त बैठक के बारे में व्यवस्था करता है। और इस संयुक्त बैठक के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। शर्त यही है कि संयुक्त बैठक उन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है सामान्य तौर पे कि जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो, दोनों सदनों में असहमति होगी। और एक और कंडीशन है, यदि कोई भी ऐसा प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, जो दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है, उन पर ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव, विधेयक जिस पर दोनों सदनों में आम सहमति नहीं है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करेगा, उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता जो करेगा वह कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उस ज्वाइंट सेशन की, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाएगी। तो इसका आंसर एक बार आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। तो यहां से 3 प्रश्न पूछता है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। यहां से 3 प्रश्न पूछता है। प्रश्न एक तो अनुच्छेद पूछ लेता है, संयुक्त अधिवेशन किसमें है? अनुच्छेद 108 में, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित प्रावधान। दूसरा जो प्रश्न पूछता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। तो 3-4 प्रश्न यहां से बनते हैं, इसको एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 108। देखिए फिर सेम प्रश्न रिपीट हो रहा है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति। प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, हम लोग पॉलिटी को सेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन जब हम लोग चैप्टर वाइज है तो इसीलिए कई बार प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा। यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। एंड यह राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, मैं देखना चाहूंगा। इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 123 है वह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और यह अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। जारी करने की जो शक्ति है वह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति की, अर्थात यह विधायी कार्य ही तो है ना, विधायिका ही तो यह कार्य करती है। कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायिका करती है। तो राष्ट्रपति की यह विधायी शक्तियां हैं अनुच्छेद 123, इसके अंतर्गत जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, कंडीशन है ना, ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तभी, जब संसद का सत्र चलेगा तो निश्चित रूप से कानून बन ही जाएगा। तो जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो, संसद सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश उन सभी विषयों पर जारी हो सकता है जिन पर संसद को अधिकार है कानून बनाने का। तो संसद जिन भी विषयों पर कानून बना सकती है उन सभी विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अध्यादेश तो जारी हो जाएगा लेकिन 6 सप्ताह के अंदर, ध्यान रखिएगा, 6 सप्ताह के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है। 6 सप्ताह के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है। 6 सप्ताह का बाउंडेशन है, 6 सप्ताह के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है। यदि संसद की अनुमति आवश्यक नहीं मिलती है तो यह क्या होगा? निष्प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है और अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है। संसद सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन परिस्थितियों में? जब इसको यदि पारित नहीं किया जाता है, संसद से अनुमति नहीं मिलती है। डी को देखें, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता।
ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति इसे जब चाहे वापस ले सकता है, अर्थात इसका आंसर है डी। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी इसके संदर्भ में सही नहीं है। यहीं पे जान लीजिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 213 अनुच्छेद जो 213 है, वह राष्ट्रपति राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 108, 109 एंड 101, इसका आंसर आपको करना है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने से संबंधित है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति या तो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे दे, हस्ताक्षर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, या अपनी अनुमति रोक ले, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कंपल्शन है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 1111 है, अनुच्छेद 111, वह विधेयकों पर अनुमति के संबंध में है, अर्थात इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और इसी के अंतर्गत डायरेक्टली वीटो शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ही, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति की वीटो पावर है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत भी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां प्रश्न पूछा हुआ है, डायरेक्टली वीटो शक्तियों के बारे में ऐसा कुछ संविधान में तो नहीं किया गया, लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद 111 है वह कहता है कि राष्ट्रपति अनुमति दे, नहीं दे, अनुमति अनिश्चित काल के लिए ऐसे ही छोड़ दे। ठीक है, जैसा कि डाकघर विधेयक के संबंध में ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल 108 को बताएंगे, अभी हम लोग बात किए हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 109 को आप लोग बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लेते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। याद रख लीजिएगा, यूपी पुलिस 2025 के लिए सिपाही बैच 2.0 है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द 2-4 दिन में, हफ्ते दिन में आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी। तो आप लोग पूरे जी जान से लग जाइएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनको भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग भी इसकी भी तैयारी करें और एसएससी जीडी की भी, क्योंकि इस दोनों का एग्जाम लगभग सिमिलर है, कुछ यूपी स्पेशल इसमें छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो ध्यान रख लीजिएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति से संबंधित क्षेत्र, या किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने से संबंधित जो भी सारी बातें हैं वह राष्ट्रपति के पास निहित हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, अर्थात अनुच्छेद, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए स्वयं राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति, एंड डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो कह रहा है प्रश्न कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर करना है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्योंकि ध्यान रख लीजिएगा, क्यों तैयार करता है? ऑब्वियस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वास्तविक शक्तियां हैं, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां हैं, वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका शक्ति है वह किसके पास निहित है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के पास। कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, तो इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्रिमंडल कहिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहिए, वही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते। इसीलिए जब आप लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनेंगे तो आप लोगों को पता चल जाता है कि वह निश्चित रूप से सरकार ने जो किया है या सरकार जो करने वाली है उसी के बारे में बात करते हैं। आंसर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, बी हरियाणा, सी दिल्ली और डी उत्तर प्रदेश। तो याद रख लीजिएगा 3 दिसंबर 1984 को। क्या दोस्तों? 3 दिसंबर 1984, ठीक है।
3 दिसंबर 1984 नहीं, 3 दिसंबर 1884 को, ठीक है, इनका जन्म होता है। चलिए, कहां से थे? बिहार से थे, और बिहार में कहां से? सिवान, जीरादेई, ठीक है। तो बिहार में भी सिवान जिले से, और यहां पे एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा, जीरादेई, ठीक है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसके अलावा संविधान सभा के भी क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य भी बातें हैं, जैसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आप लोगों के लिए एक बार हिस्ट्री से कमेंट है, इन्होंने इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की? कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है? एक बार आप लोग चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। इनके द्वारा कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई है? एक बार चाहे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन असंगत है? ध्यान रख लीजिएगा, हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों को देख रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रश्नों को देख रहे हैं। इसी संदर्भ में पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या है? डी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? बाकी सारे, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे, राधाकृष्णन साहब राष्ट्रपति रहे, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, ये क्या है? प्रधानमंत्री रहे। तो यही क्या है? असंगत है। प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सी, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। एंड डी, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर करना है। इसका आंसर आपको करना है चलिए, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर है आपका, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात हो रही है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहां पे भी आप लोग चाहें तो कंपेयर करके पढ़िएगा। निर्वाचक मंडल, ध्यान रखिएगा, निर्वाचक मंडल। और जब आप निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो एक तरफ आप लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को, दूसरी तरफ आप उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को। तो जब आप राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो संसद के ऐसे निर्वाचित सदस्य कर लीजिएगा, निर्वाचित सदस्य। और इसके बाद से विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कर लीजिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर यानी कि यूटी जो है, विधानसभा वाले, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां पे तो ये हो जाएगा। जब आप उपराष्ट्रपति का करेंगे, अनुच्छेद 66 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान है। अनुच्छेद 66 अनुच्छेद जो 66 है, 66 है, उसका उपखंड 1 है, वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। तो इसमें सबसे आसान बात यही है ना कि इसमें संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, संसद के सभी सदस्य। तो जब हम संसद कहते हैं, तो इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। और जब हम सभी सदस्य कहते हैं तो इसका मतलब मनोनीत और जो आपके निर्वाचित सदस्य दोनों। तो इसका आंसर आपको हो जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो। संविधान का जो आर्टिकल 66 का 1 है वह इससे संबंधित प्रावधान करता है। आगे बढ़ते प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं, या डी इनमें से एक से अधिक। तो खैर तो बिहार में पूछा हुआ प्रश्न है तो इसका कोई मतलब नहीं है। डी आंसर तो, ई आंसर तो हटा ही दीजिए, ठीक है। एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रश्नों को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ने की कोशिश करें कि कभी भी इसके बाद से प्रश्न आए तो वो प्रश्न गलत न हो। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित रूप से कौन होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष? भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 89 को लेंगे, 89। तो राज्यसभा का
पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 89 है उससे संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है। अब एक और चीज जानिएगा, 64 भी है उससे संबंधित, ठीक है। 89 एंड 64 दोनों में इससे संबंधित प्रावधान है, लेकिन उपराष्ट्रपति के अंतर्गत आता है और एक राज्यसभा के अंतर्गत आता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, यदि हम उपराष्ट्रपति के कार्यों की बात करेंगे, क्या दोस्तों, यदि हम उपराष्ट्रपति के कार्यों की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण, पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है वह यही है। पहला और दूसरा दो ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो पहला है कि राज्यसभा राष्ट्रपति के गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन पहला महत्वपूर्ण कार्य है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उपराष्ट्रपति का, वह यही है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष अर्थात राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति है। प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव है वह प्रस्तावित किया जा सकता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को यदि अपने पद से हटाना होगा तो उससे संबंधित प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में, एंड डी केवल राज्यसभा में। तो इसका आंसर आपको करना है, कहां पे लाया जा सकता है उसे हटाने से संबंधित जो भी प्रस्ताव है। चलिए, इसका आंसर, जो लोग भी इसका आंसर डी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी इसका आंसर बी किया है तो वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सही नहीं है। और एक और चीज ध्यान रख, जो लोग इसका आंसर सी कर रहे हैं इसका मतलब वो लोग ऐसे ही बस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, यदि केवल राज्यसभा में, यह राज्यसभा, यदि जब आप राज्यसभा की शक्तियों की बात करते हैं, यदि कंपेयर करके कई बार प्रश्न पूछ लेता है, तुलनात्मक रूप से राज्यसभा की शक्तियां और लोकसभा की शक्तियों के बारे में प्रश्न पूछता है। तो जब हम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करते हैं और राज्यसभा की विशेषताओं को बताते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 249, जिसके अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि संसद किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो पहला तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा की शक्तियां, दूसरा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा क्या कर सकती है? नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। और जो तीसरी शक्ति है, राज्यसभा ही वह उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा में ही आ सकता है। यानी कि तीन तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग तो मान लीजिए ऐसे ही, यदि कई बार कंपेयर करके पूछ लेता है, यदि आप सिविल के होते तो निश्चित रूप से वहां प्रश्न पूछता है राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, अनुच्छेद 249 हुआ, 312 हुआ, और ये राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहां आएगा? राज्यसभा में ही आ सकता है। राज्यसभा क्या करेगी? उस प्रस्ताव को पारित करेगी, फिर लोकसभा को भेजेगी। लोकसभा की भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा की सहमति आवश्यक है, लेकिन राज्यसभा इसको इनिशिएट करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसी की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, एंड डी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर है 23 और पूछ रहा है कि कौन सा निम्न में से किस एक की अध्यक्षता इस ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। सी। तो सेम वही प्रश्न है, अलग तरीके से पूछा, घुमा के पूछा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही कह रहा है कि कौन सा निम्न में से किस एक की अध्यक्षता, किस एक सदन की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो जब हम देखेंगे, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? उस सदन का ही सदस्य है। विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा के सदस्य के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य होता है। और राज्यसभा मंत्रिपरिषद, इसकी अध्यक्षता तो खैर इसका तो कोई सदन तो है नहीं, कह रहा है कि इसके द्वारा की जाती है जो सदन का, तो तीसरे का चौथे का तो कोई बहुत मतलब ही नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक सदन है और उसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है सी राज्यसभा।
ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन यह चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, इसको ध्यान रखिएगा, और मतदान में पार्टिसिपेट करता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्व का? लोकसभा स्पीकर के, बी राज्यसभा के सभापति के, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी ऑफ इंडिया, एंड डी प्रधानमंत्री के। तो इसका आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। क्वेश्चन नंबर है 24, एक बार सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। इसका आंसर है डी, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों एवं दायित्वों से संबंधित जो भी प्रावधान है वह अनुच्छेद 78 में है। 78 में यह कहता है कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि राष्ट्रपति को समय समय पर मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय हो, मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय हो, उनसे अवगत कराए, यह प्रधानमंत्री का दायित्व है। इसके अलावा अन्य भी दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। जब आप कहते हैं कि कैबिनेट में कौन कौन से सम्मिलित होता है, जब आप कहते हैं कि कैबिनेट मंत्री हैं, तो कैबिनेट में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। तो कह रहा है कि कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं, कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका 25। कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? तो एक बार देखिए आप लोग, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहते हैं, मंत्रिपरिषद। ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद शब्द आप देखेंगे तो संविधान में बहुत बार आपको दिखेगा, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द संविधान में मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल में उल्लिखित है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है? केवल कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट में तो मंत्रिपरिषद, ये पूरी जो सर्किल है यह मंत्रिपरिषद है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग जिसको हम मंत्रिमंडल कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जिसको हम मंत्रिमंडल कहेंगे, और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। तो इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार। इसके अलावा राज्य मंत्री हो जाते हैं और उपमंत्री हो जाते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, जब हम इस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जब हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट की बात करेंगे, तो कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे, और कैबिनेट मंत्री ही, एक छोटा सा इसको ध्यान रखिएगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, यही सामान्य तौर पे अधिकांशतः जो मीटिंग होती होगी उसमें आप लोग यही सुनते होंगे, कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया, ये निर्णय लिया गया, अर्थात इसका आंसर है कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट के में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। लेकिन मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री शामिल होते हैं। और मंत्रिमंडल, यदि यहां प्रश्न लिखता कि मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, यदि यहां पे मान लीजिए इसको हटा ही देते हैं, यदि प्रश्न कहता कि मंत्रिमंडल में, यदि यही प्रश्न कह देता कि मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, तो भी इसका आंसर बी होता। तो चाहे मंत्रिमंडल कहिए या चाहे मंत्री कैबिनेट कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसी बात करते हैं, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री कैसे हो सकता है श्रुति जी? ठीक है, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने आपसे कहा कि ये पूरी सर्किल मंत्रिपरिषद है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, इसी का एक छोटा सा हिस्सा कैबिनेट है, जिसको हम हिंदी में मंत्रिमंडल कहते हैं, इसी का एक छोटा हिस्सा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, इसी का एक छोटा हिस्सा राज्य मंत्री, इसी के हिस्सा एक उपमंत्री। अर्थात तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत तो सारे शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट के अंतर्गत सिर्फ कैबिनेट स्तर के ही मंत्री रहते हैं। तो मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग है कैबिनेट, और जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। भारतीय संविधान में मात्र एक ही जगह, एक ही आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, वह आर्टिकल 352, और वो भी 44th यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352 में, 74 में, 356 में और 76 में। इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर करना, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर सकते हैं।
ध्यान रख लीजिएगा हम लोग। चलिए इसका आंसर करना है, एक बार सभी लोग इसका आंसर करें। 352। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 352 है 352 है, इसी में मात्र 2 बार, क्या दोस्तों, इसमें 2 बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है और यह पहले नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया और इस संदर्भ में किया गया है कि यदि मंत्रिमंडल, क्या दोस्तों, यदि मंत्रिमंडल लिखित रूप से, पहले नहीं था, जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया उसके बाद से यह संविधान संशोधन होता है, तो जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से, ध्यान रखिए 44वें संविधान संशोधन, 42वां नहीं है, ध्यान रखिएगा, 42nd नहीं है, 44 है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने के लिए कहे तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। और यहां पे जो शब्द किया गया मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट की बात, पहले ऐसा नहीं था, बाद में इसको किया गया जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल इंपोज किया उसके बाद से इसमें इसको मेंशन कर दिया गया। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 352, इसमें 2 बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न है मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय कर दिया गया? 92वां, 95वां, 91वां और 93वां। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने कुल सदस्य संख्या के 15% हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया? नहीं तो पता चला कि गठबंधन की राजनीति में, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गठबंधन की राजनीति में पता चला कि खूब सारे मंत्री बन गए सबको समाहित करने के लिए, समायोजित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। 91वां जो संविधान संशोधन 2003 है, इसके माध्यम से जो मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है, कुल संख्या का 15%, कुल सदन की संख्या का 15% तय कर दिया गया। कितना? 15%। ठीक है, कब? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न रिपीट होता रहता है ये। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। अब आप लोग की वैकेंसी आने वाली है, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान के निहित प्रावधानों में से, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के निहित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, अर्थात मंत्रियों को हटाने और उनको शामिल करने से संबंधित प्रावधान की बात करता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है? अनुच्छेद 75। क्या कहता है अनुच्छेद 75? अनुच्छेद 75 क्या कहता है? क्या कहता है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की, ध्यान रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो निश्चित रूप से आर्टिकल जो 75 है वह इसके बारे में उपबंध करता है। प्रश्न, आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य एंड डी संसद, दोनों सदनों के सदस्य। आमतौर पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वह किस सदन के सदस्य होते हैं? एक बार आंसर आप लोग करेंगे। आमतौर पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वह किस सदन के सदस्य होते हैं? डी, दोनों सदनों के, आमतौर पे कह रहा है। इस प्रश्न का आंसर एक बार करिएगा, आमतौर पे कह रहा है। आमतौर पे, जनरली, सामान्य तौर पे लोकसभा के सदस्य होते हैं। सामान्य तौर पे जो प्रधानमंत्री, जैसे मान लीजिए मोदी जी क्या है, लोकसभा के सदस्य हैं। आपके जो मनमोहन सिंह जी थे वह राज्यसभा के सदस्य हैं। तो सामान्य तौर पे लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई कंपल्सन है नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ और भी प्रधानमंत्री हुए, जैसे मनमोहन सिंह जी हुए, इसके अलावा हाँ, क्या नाम था, गुजराल साहब, वो भी हुए थे राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन आप इतने दिनों में यदि देख लेंगे तो कम से कम 3 या 4 ही राज्यसभा के सदस्य हुए, अर्थात इसका आंसर है बी लोकसभा के सदस्य।
और प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, संसद के प्रति और केवल लोकसभा के प्रति। तो ध्यान रख लीजिएगा, हम लोग आज का जो प्रश्न थे वो सारे बहुत बेहतर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग एग्जाम्स के पूछे हुए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मोस्ट रिपीटेड थे, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आज के जो प्रश्न थे कम से कम संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो को तो एकदम से कंप्लीट टाइप से क्लियर कर रहे थे। हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में लगभग सभी चीजों को बात की, हमने निर्वाचक मंडल की बात की, हमने महाभियोग प्रक्रिया की बात की, हमने ठीक है उनके पद रिक्ति के संबंध में बात किया, उपराष्ट्रपति के बारे में बात हुआ। तो निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो भी बातें थी लगभग हम लोगों ने किया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, रिवीजन करने में आपको कम से कम इतना रहेगा कि एक टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो केवल ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 का भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 75 अनुच्छेद जो 75 का 3 है वह कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक और चीज ध्यान रख लीजिएगा, यह संसदीय शासन प्रणाली की भी एक अनिवार्य विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता यह भी है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग की मैथ पढ़ने का समय हो गया है, ठीक है। यूपी पुलिस 2025 के लिए सिपाही बैच 2.0 है, तो जो लोग भी इसकी तैयारी करते हैं वो लोग पूरे तरीके से जी जान से अब लग जाए, क्योंकि इसकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, बहुत जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए पूरे जी जान से लग जाइए। हम लोग भी बैच अब शुरू कर चुके हैं, हम लोग भी अब यूट्यूब पे भी हमारी क्लास क्या है इसके लिए शुरू हो चुकी है, तो आप लोग इसके लिए पूरे तरीके से लग जाए। एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो, दोनों लगभग तैयारी एक ही जैसे है, तो आप लोग बिना परेशान हुए एक दूसरे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फौजी बैच 4.0 रनिंग है, यानी कि चल रहा है निश्चित रूप से, तो आप लोग इस बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। सुबह हमारी पॉलिटी की क्लास होती है सुबह 7 बजे से, ठीक है, तो उसमें भी सभी लोग जुड़ने की कोशिश कीजिएगा जो एप्लीकेशन पे है। यूपी होमगार्ड के लिए सफलता बैच प्रारंभ है, तो जो लोग हैं आपके आसपास इसकी तैयारी करते हैं उसको उनसे आप लोग एक बार उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तेजस बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, तो जो लोग इससे बैच से जुड़ना चाहें वो निश्चित रूप से जुड़ के तैयारी करें। और दरोगा बैच यूपीएसआई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। दरोगा बैच क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी करने के बाद जो भी प्रश्न थे वो सब आपके इसमें भी काम करेगा, तो इस एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ठीक है। और एसएससी मेकर ऑफलाइन क्लासेस गोरखपुर में है, तो जो लोग अभी आसपास रहते हैं या आ सकते हैं वो लोग जुड़ के ऑफलाइन क्लासेस से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सारी क्लासेस बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं। रामबाड़ बैच रीजनिंग का उनके लिए जिनकी रीजनिंग भी बहुत वीक है, जिनको लगता है कि रीजनिंग के बिना रीजनिंग हमारी वीक है, एक बार हम लोग कम से कम तो रीजनिंग को अच्छे तरीके से पढ़ ले, तो एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ सकते हैं। और मैथ का रामबाड़ बैच उनके लिए जिनका मैथ वीक है, ठीक है, तो वो लोग मैथ के रामबाड़ बैच से जुड़ सकते हैं, जिनको लगता है कि एक ऐसा बैच मिल जाए जिसमें बेसिक तौर पे सारी चीजें क्लियर हो जाए। और मैथ और रीजनिंग दोनों का कंप्लीट वीडियो कोर्स चाहिए तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से सभी एग्जाम के लिए इसको डिजाइन किया गया, दिए गए लिंक के थ्रू आप लोग एसएससी मेकर से जुड़ सकते हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जाकर कमेंट कीजिएगा, प्रश्न कैसे थे, सेशन कैसा था। आप लोग इस पे तो कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट किया कीजिएगा, प्रश्न कैसा था, सेशन कैसे थे। अप्रिसिएशन आप लोग के लिए भी हमारे लिए भी आवश्यक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर कोई नहीं, आप लोग एक बार सेशन को फटाफट सभी लोग शेयर कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।